आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने TIR पढ़ा था और TIR में आपको एक लाइन ये हमेशा याद रखनी है कि TIR की सिचुएशन तब पैदा होती है जब रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है और एक क्रिटिकल एंगल होता है C और साइन C का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। और ये सिचुएशन कब आएगी? जब हमारी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाने वाली होगी। ठीक। और TIR होने के लिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना होगा। अगर ऐसा है तो रे क्या करेगी? TIR करेगी। फिर मैंने प्रिज्म के बारे में बताया था कि प्रिज्म होता है, प्रिज्म में अपेक्स एंगल होते हैं, बेस एंगल होते हैं और दो सरफेस होती हैं इंक्लाइन सरफेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक। तो प्रिज्म के बारे में आगे एनालिसिस चालू करते हैं। तो देखिएगा, तो देखो बेटा, तो मान लो ये एक प्रिज्म है, ये मान लीजिए बेटा एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ये बेस एंगल हैं दो, B1 एंड B2। अब देखिए आइसोसेलेस प्रिज्म का मतलब होता है जब B1 B2 दोनों बराबर हो जाएं, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएं तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रिज्म को हम क्या बोल देंगे? आइसोसेलेस प्रिज्म। अब इसमें होता क्या है, हम यहां से लाइट रे इंसिडेंट करते हैं। तो मान लेते हैं यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई। अब होता क्या है, इस ये रे जब इस सरफेस पर आकर गिरेगी तो यहाँ ये रे करेगी रिफ्रैक्शन। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे चली जाती, लेकिन यहाँ पर ये प्रिज्म है तो ये रे यहाँ पे क्या करेगी? रिफ्रैक्शन करेगी। और जब रे यहाँ पर रिफ्रैक्शन करेगी तो इसका एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल है। ठीक। ये लाइट रे यहाँ से ऐसे बढ़ेगी, जब लाइट रे यहाँ जाकर गिरेगी तो वहां फिर से लाइट का इसका नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, ये यहाँ का नॉर्मल होगा। और फिर लाइट रे क्या होगी? आपकी बाहर निकल जाएगी, ये आपकी हो गई, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। ठीक। तो ये वाली जो रे होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। ये है हमारी इंसिडेंट रे और ये कौन है? हमारी इमरजेंट रे। ये यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए हम आई सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और ये है हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब ये रे अंदर रिफ्रैक्ट करके गई, इसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं R1। इस एंगल के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं R2 और इस एंगल के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं E। और ये है आपका अपेक्स एंगल बोलो, प्रिज्म एंगल बोलो या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलो, उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग E। अब जो ये रे है, इस ये रे में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस रे को जिधर जाना था ये रे उधर नहीं गई, ये रे अपने पाथ से डेविएट हो गई। इसका मतलब रे के पाथ में डेविएशन आया। तो अब हमें ये लिखना होगा कि कितना डेविएशन आया।
क्या हो गया, डेविएट हो गया, तो यह है आपका डेविएशन। अब सुनना ध्यान से, अब मैं एक डायग्राम फिर से बनाता हूँ, डायग्राम गंदा हो गया अपना, आप लिख लें तब तक। अब एक बात समझिएगा, जैसे ये हमारा प्रिज्म है, ये हमारा प्रिज्म है और ये लाइट रे है, ये लाइट रे है। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यहां का नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा, और यहां का जो नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये जो दोनों नॉर्मल होंगे वो इस तरह से होंगे। और ये था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए सिंबल आई इस्तेमाल किया हमने, इसके लिए सिंबल R1 इस्तेमाल किया, इसके लिए सिंबल हमने R2 इस्तेमाल किया और इसके लिए सिंबल हमने E इस्तेमाल किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं रे को एंगल आई का वैल्यू मान लेते हैं, मैं डेविएशन का वैल्यू लिखता हूं। आप ऐसे देखिए, मैं टेबल बनाता हूं, इस टेबल में मैं आई का वैल्यू पुट करूंगा, मैं R1 का वैल्यू पुट करूंगा, मैं R2 का वैल्यू पुट करूंगा और मैं E का वैल्यू पुट करूंगा और यहां लिखूंगा मैं डेविएशन। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो I की वैल्यू थी x, R1 का वैल्यू आया मान लो θ1, R2 का वैल्यू आया मान लो θ2 और E का वैल्यू आया मान लो y। तो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला कितना होता है, I प्लस ई माइनस ए, तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस ए। अब अगली जो लाइन में बोल रहा हूं उसको बड़े शांति से सुनिएगा, सुनिएगा शांति से। मैं ये कह रहा हूं कि अब आप सोचो कि इस ये रे ऐसे चल के गई, आप सोचो मैं इस रे को इधर से इंसिडेंट करता, मान लो इधर से, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता, तो मेरा R1 ये होता। देखो R1 हमने इसको बोला था ना, जो इंसिडेंट के बाद वाला एंगल था, तो अगर मैं इसको इधर से इंसिडेंट करता तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता, ये मेरा R1 हो जाता, ये मेरा R2 हो जाता और ये मेरा E हो जाता। या फिर ऐसे सोच लो, इसी साइड में मैंने I से इसको इंसिडेंट किया था, अब सोचो अगले बार मैंने E से इंसिडेंट किया। मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखा देता हूं, सबसे बेस्ट ये देखिए, मैं हटा रहा हूं, सुनना। मैं कह रहा हूं कि ये वैल्यूज आपने अच्छे से लिखी हुई हैं, इनके लिए मैं स्नेल्स लॉ लगा के लिख देता हूं, स्नेल्स लॉ में लगा के देखता हूं, फॉर दीज वैल्यूज। तो पहला स्नेल्स लॉ आएगा, म्यू सराउंडिंग साइन आई इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म इनटू R1 की वैल्यू है θ1, दैट इज साइन θ1। ये मैं जो वैल्यूज लिख रहा हूं ना, ये इसके लिए लिख रहा हूं मैं वैल्यूज, जो हमारा ये डाटा मैंने लिया है। अब ये सिर्फ फ्रैक्शन के लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं, ये है म्यू ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ θ2, ये बराबर है म्यू ऑफ सराउंडिंग साइन ऑफ E। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो लेट, मैं कह रहा हूं आपसे लेट, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये y के बराबर है। अगर मैं रहा हूं कि ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस y के बराबर है, तो R1 का वैल्यू क्या आएगा, तो मैं यहां आपको इक्वेशन से कैलकुलेट करके दिखाता हूं क्या आएगा। देखो मैं इक्वेशन लिखता हूं, और हम मैथमेटिक्स पे भरोसा रखते हैं कि जो भी आंसर देगी मैथमेटिक्स सही देगी, अगर हमने इक्वेशन सही से अप्लाई करी तो देखिए, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू y के बराबर हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा म्यू सराउंडिंग साइन ऑफ y इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ R1। अब मैं कह रहा हूं ये वाली इक्वेशन है 3 और ये वाली इक्वेशन है 2। अगर आप 2 और 3 को देखेंगे, साइन थीटा ई का वैल्यू y है, यहां पे y लिखें, ई का वैल्यू y है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखेंगे, तो इन दोनों, इस इक्वेशन का देखो ये वाली टर्म और इस इक्वेशन की देखो ये वाली टर्म, दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर होगी, इसका मतलब जो R1 का जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा, θ2। हमें 2 और 3 से पता चला, तो R1 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया θ2। और अगर R1 θ2 हो गया तो R2 θ1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का समेशन क्या आना है, A आना है। अब आपका ये जो R2 है ये θ1 के बराबर हो गया। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे फिर से, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा म्यू ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ R2 दैट इज θ2 दैट इज θ1 इक्वल टू म्यू ऑफ सराउंडिंग दैट इज साइन E। अब ये वाले इक्वेशन, इसको नाम अगर मैं 4 दे दूं, तो इक्वेशन 4 देखिए और इक्वेशन 1 देखिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 में देखो, ये है आपका म्यू पी साइन θ1 और ये है आपका म्यू पी साइन θ1। तो अगर ये दोनों टर्म बराबर हैं तो ये दोनों टर्म भी बराबर होंगी। तो हमारा जो I था एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना था, x। तो यहाँ पे जो E का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा।
इसका मतलब जो इस वाले केस में जो ई आएगा वो किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा। और डेविएशन का वैल्यू देखो y प्लस एक्स माइनस ए। तो इस वाली बात को आप देखिए, चाहे मैथमेटिकल इक्वेशन से भरोसा कर लें और चाहे आप ऐसे भरोसा कर लें कि अगर हम रे को वापस से ऐसे भेजते तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता, तो ये r1 होता, ये r2 होता और ये हमारा e होता। तो ये अभी y है तो तब ये कौन हो जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस y। ये हो जाता हमारा r1 जो पहले कितना है θ2 को पहले है, और अभी r1 यहाँ आ जाएगा θ2, ये θ1 और ये कितना हो गया आपका x। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस x के बराबर था और मेरा इमरजेंट एंगल y के बराबर था, नेक्स्ट सिचुएशन में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को y के बराबर कर दिया और एंगल ऑफ इमरजेंट किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। इन दोनों केस में ही डेविएशन सेम आया। इसका मतलब डेविएशन की एक वैल्यू जैसे 50 डिग्री डेविएशन या फिर 70 डिग्री डेविएशन या 30 डिग्री डेविएशन का एक वैल्यू दो डिफरेंट एंगल के लिए एग्जिस्ट करती है। मतलब जैसे मान लो हो सकता है आपने यहाँ पे जब 30 डिग्री पे इंसिडेंट किया था और इमरजेंट 40 डिग्री था, तो जितना डेविएशन 30 डिग्री इंसिडेंस पे आया होगा उतना डेविएशन 40 डिग्री इंसिडेंस पे आया होगा। मतलब डेविएशन का वैल्यू दो डिफरेंट एंगल के लिए एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट वन डेविएशन, दैट इज द मिनिमम डेविएशन। ठीक, अब बात करते हैं। तो देखिए, तो अब अगर मैं डेविएशन का ग्राफ बनाऊं आपके सामने, देखिए इसको मैं हटाता हूं, इसको आप लिख लें। तो मेन चीज जो मेरी बात थी वो यही थी कि दो डिफरेंट एंगल के लिए डेविएशन सेम आया। अब मैं बात करता हूं इसके डेविएशन के ग्राफ का, कि इसके डेविएशन का ग्राफ कैसा आता है। तो देखते हैं ड्रॉ करके। तो देखो बेटा, हम डायग्राम बना रहे हैं डेविएशन का, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बना रहा हूं मैं। और इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिएगा और इस ग्राफ में जो जो चीज मैं लिखूंगा वो आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। तो मैं अगर डेविएशन की बात करूं तो डेविएशन का जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है ग्राफ, और ये पैराबोला नहीं है। ये ऐसा लग रहा होगा आपको पैराबोला, पर ये पैराबोला नहीं है, ये कर्व है। ठीक, अब ये है आपका मैक्सिमम डेविएशन और ये है आपका मिनिमम डेविएशन। तो देखिए, मिनिमम डेविएशन एक ऐसा डेविएशन है जिसके लिए एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है। बाकी आप कोई भी डेविएशन ले लें उसके लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला एग्जिस्ट करता है, फॉर दिस डेविएशन लेट्स से डेल्टा 1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है, और एक ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है। ये दो एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करते हैं फॉर दिस डेविएशन डेल्टा 1। ठीक, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि जो मिनिमम डेविएशन होता है, तो मिनिमम डेविएशन एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब आई और ई बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर आई और ई अलग हुए तो दो डिफरेंट एंगल हो जाएंगे इस मिनिमम डेविएशन के लिए। लेकिन हमें कर्व से समझ आ रहा है कि मिनिमम डेविएशन के लिए सिर्फ एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आई और ई बराबर होने चाहिए। कौन से एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जब डेविएशन क्या आया, मिनिमम आया। और अगर आई और ई बराबर है तो R1 R2 भी बराबर होंगे, और R1 R2 बराबर है तो दोनों का समेशन a/2 होता है, a होता है। तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a/2 के बराबर हो जाएगी। यह है आपका मैक्सिमम डेविएशन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, और मैक्सिमम डेविएशन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। तो आप नोटिस करिए यहाँ से all deviation have two values of angle of incidence. Only delta minimum have one angle of incidence because I equal to E. दो different angle यहाँ पर हो ही नहीं पाए। तो मान लेते हैं, अच्छा अब इस वाले डेविएशन, इस पे मान लो बेटा अगर I की वैल्यू x के बराबर है, I की वैल्यू x के बराबर है, और अगर E का वैल्यू y के बराबर है, तो यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी वो y के बराबर होगी, और E की जो वैल्यू होगी वो x के बराबर होगी। ठीक, अगर मैं यहाँ की बात करूं कि जो हमारा मैक्सिमम डेविएशन वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो देखिए मैं बताता हूँ। आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, आप खुद बताइए। ये आई बढ़ते 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 मैक्सिमम कितना जा सकता है, 90। तो ये होगा आपका आई इक्वल टू आई मैक्स, आई इक्वल टू आई की मैक्सिमम की वैल्यू 90 डिग्री है, और ई का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा दैट आई मिनिमम। आई मिनिमम कौन है मैं बताता हूँ। ये वाले पॉइंट पे ये देखिए आपका मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मिनिमम है,
और यहाँ पे ई का वैल्यू कितना होता है, यहाँ ई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है यहाँ पे 90 डिग्री, आई कितना होता है मिनिमम होता है, और डेविएशन कितना आता है मैक्सिमम आता है। ठीक, यहाँ पे आपका आई कितना होता है 90, ई कितना होता है आई कितना होता है आई मिनिमम, और डिटेल में बात करेंगे। मेन मुद्दा जो है आपको मैं जो अभी मैं आपसे चाहता हूँ, अभी आपको ये वैल्यूज और ये वैल्यूज आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए, फिट एकदम। ठीक है, और ये तो क्लियर समझ में आता है कि आई बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है 90, और ई बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है 90। ये एक मतलब जनरल बात है, इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो मैं चाहता हूं आपको याद रहे, ये तीन वैल्यूज अच्छे से याद रहे, ये कर्व अच्छे से याद रहे। ठीक है, लिख लें आप इस कर्व को। ठीक है, तो अब मैं मिनिमम डेविएशन के लिए एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं। तो हमें पता है कि जब डेविएशन मिनिमम हुआ होगा, जब डेविएशन मिनिमम हुआ होगा, तो आई और ई दोनों बराबर आए होंगे, और R1 R2 भी दोनों बराबर आए होंगे, और R1 R2 दोनों किसके बराबर आएंगे, a/2 के बराबर आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जो भी मैं बातें करने जा रहा हूँ, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन। तो सुनना, तो फॉर मिनिमम डेविएशन हम जानते हैं कि आई और ई आपस में बराबर होते हैं, और R1 R2 भी दोनों बराबर होते हैं, और ये बराबर होते हैं a/2 के। तो मैंने मान लिया आई ऑफ ई ये बराबर है, मान लीजिए सम x1 की। x1 कौन है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब डेविएशन क्या है आपका मिनिमम। x1 कौन है, ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब आपका डेविएशन क्या है मिनिमम डेविएशन। ठीक, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाता हूं। तो मुझे बताइए, ये आपका जो प्रिज्म है बेटा, इस प्रिज्म में एक बात क्लियर है, प्रिज्म में एक बात क्लियर है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा आपका, ये है एंगल x1 और ये एंगल है a/2। ऐसा क्यों, क्योंकि डेविएशन कैसा है मिनिमम, R1 किसके बराबर होगा a/2। अगर मैं यहाँ स्नेल्स लॉ लिखूंगा तो क्या आएगा, म्यू ऑफ सराउंडिंग साइन ऑफ x1 इक्वल टू म्यू ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ a/2। तो यहां से म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा साइन ऑफ x1 अपॉन साइन ऑफ a/2। ठीक, अब ध्यान से सुनना, इस x1 को कहां से निकालेंगे। तो इस समय पे जो डेविएशन है वो मिनिमम डेविएशन है, तो डेल्टा मिनिमम क्या लिखा जाएगा, i प्लस ई माइनस ए, एंड एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन i और e बराबर होते हैं। i अगर x1 है तो e भी x1 होगा। बहुत बढ़िया, तो i प्लस ई माइनस ए, तो यहां से x1 की जो वैल्यू मैं लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। आप इस x1 को उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग, ये जो वैल्यू आया वो आया साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। दैट इज योर फॉर्मूला, जो आपको याद रहना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो म्यू प्रिज्म अपॉन म्यू सराउंडिंग, इसको कभी कभी हम म्यू रिलेटिव भी बोल देते हैं। म्यू रिलेटिव किसके बराबर आएगा, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक, लिख लें इसको, मैं इसको हटा देता हूं। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, मिनिमम डेविएशन के टाइम पे एक चीज मैं और डिस्कस करता हूं आपसे। मैं ये कहता हूं बेटा ये प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है, और मिनिमम डेविएशन के टाइम पे आपने देखा है कि R1 और R2 दोनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन आपने देखा है R1 R2 दोनों एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, और दोनों ही एंगल का जो वैल्यू होता है वो a/2 के बराबर होता है। तो मैं कह रहा हूं यहाँ एक ये मेरी लाइट रे है, दिस इज द रे इनसाइड द प्रिज्म। ये कौन है, रे है, किसके अंदर, प्रिज्म के अंदर, तो रे इनसाइड द प्रिज्म। और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर हैं। दिस एंगल इज a/2 एंड दिस एंगल इज a/2। मैं बात कर रहा हूं एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मैं ये कह रहा हूं बेटा ये एंगल
और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब मैं कह रहा हूं बेटा कि मान लीजिए इस प्रिज्म का जो बेस है, इस प्रिज्म का जो बेस है वो इस तरह से है। तो मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर ये एंगल B1 है, ये बेस एंगल B1 है और ये बेस एंगल B2 है, तो अगर बेस एंगल B1 B2 बराबर हुए तो ये स्मॉल ट्राइंगल, द ट्राइंगल ए बी सी या ट्राइंगल ए बी डैश सी डैश, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश बराबर हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे अगर आपका V1 और V2 दोनों आपस में क्या हुए, बराबर हुए। ठीक, और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल फिर नहीं हो सकते। ठीक, तो देखिए बात करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि, और सुनो, तो अब मैं कह रहा हूं कि लेट β1 इक्वल टू β2, अगर ऐसा हुआ, ये बेस एंगल मान लो बराबर हुए, तो बेस एंगल अगर बराबर हुए तो इनकी वैल्यू क्या होंगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए बीटा, अच्छा देखो इन दोनों और ए का समेशन क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, ये दोनों बराबर हैं, तो β1 इक्वल टू β2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a/2। ठीक, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, इनकी वैल्यू क्या है, तो ये तो हमारा रे जा रही है, a/2 है, तो इसका समेशन 3 होगा, कितना आएगा, 180 आएगा, तो ये वैल्यू है हमारी 180 माइनस a/2 और ये वाली वैल्यू है हमारी 180 माइनस a/2। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर β1 β2 बराबर हुए तो इसकी वैल्यू 180 माइनस a/2 हो जाएगी, और β1 और β2 अगर बराबर नहीं हुए तो दोनों की वैल्यू 180 माइनस a/2 नहीं होगी। तो अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल बराबर आ गए, मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल। तो लेट β1 इक्वल टू β2, देन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A B dash C dash will be similar triangle। और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हुए तो जो BC वाली लाइन है वो B डैश C डैश वाली लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देन एंड ये सिमिलर ट्राइंगल हो गए, एंड BC एंड B डैश C डैश will be parallel to each other, will be parallel to each other। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों बेस एंगल बराबर हैं तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर कंडीशन पहले लगी है, अगर बेस एंगल बराबर हैं तो एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन, उस समय जब रे मिनिमम डेविएशन सफर कर रही होगी उस समय आपकी रे होगी वो किसके होगी, पैरेलल टू द बेस। तो रे विल बी पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्रिज्म के अंदर जब रे ट्रेवल करती है तो वो बेस के पैरेलल मिनिमम डेविएशन में तभी होती है जब ये बेस एंगल दोनों बराबर होते हैं, और अगर ये बेस एंगल बराबर नहीं हुए तो मेरी ये रे इस बेस के पैरेलल नहीं होती है। तो इसको कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे सीधा ऑप्शन में लिख देता है कि मिनिमम डेविएशन के टाइम पे प्रिज्म के अंदर जो रे होती है वो बेस के पैरेलल चलती है। गलत, वो तब चलती है जब बेस एंगल बराबर होते हैं, अगर बेस एंगल बराबर नहीं है तो वो बेस के पैरेलल नहीं जाएगी। लिख लें। ठीक, अब सुनना बेटा, अब देखिए इस फॉर्मूले में एक थोड़ी सी बातें और हम करते हैं कि मान लो हमारे मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म सब बहुत स्मॉल हुए, मान लो, तो इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो इसी में एक मैनिपुलेशन कर देता हूं मैं। तो म्यू पी अपॉन म्यू एस का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा, साइन तो हट जाएगा क्योंकि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, फिर इफ एंगल ऑफ डेविएशन और ए आर वेरी स्मॉल, तो ये आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए, और 2 से 2 कट जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, अपॉन ए। तो यहां से जो डेल्टा मिनिमम का वैल्यू आया आपके पास वो कितना आया, वो आया म्यू पी अपॉन म्यू एस
-1 इंटू ई। ठीक, और वैसे भी लिख के दिखाता हूं, जब हमारा एंगल्स अगर बहुत स्मॉल होंगे तो मैं यहां लिख के दिखाता हूं, मैं लिख रहा हूं फॉर थिन प्रिज्म। ये भी थिन प्रिज्म के लिए था, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल थे, मैं अलग से यहां लिख के दिखाता हूं इस चीज को, फॉर थिन प्रिज्म। क्वेश्चन करेंगे इस पे, पहले इसकी पूरा कहानी खत्म करते हैं। तो थिन प्रिज्म की अगर हम बात करें तो थिन प्रिज्म का मतलब होता है कि जो अपेक्स एंगल है ए वो स्मॉल होना चाहिए, और R1 प्लस R2 ए के बराबर था, इसलिए R1 एंड R2 विल ऑल्सो बी स्मॉल। और अगर R1 और R2 स्मॉल हैं, इसलिए I एंड E विल ऑल्सो बी स्मॉल। इसका मतलब अगर हमारा थिन प्रिज्म हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 एंड R2 सब क्या हो जाएंगे, बहुत स्मॉल हो जाएंगे। तो बेटा जब हम स्नेल्स लॉ लिखते थे तो स्नेल्स लॉ हमने क्या लिखा था, म्यू सराउंडिंग साइन I, आप देखिएगा वहां पे, दैट इक्वल टू म्यू प्रिज्म साइन ऑफ R1। ये हमने स्नेल्स लॉ लिखा था इस सरफेस के लिए, जब रे यहां आई थी। तो ये था आपका I, ये था आपका R1, ये था आपका E, और ये था आपका R2। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, अब सारे एंगल स्मॉल है तो इसको ऐसे लिख लो, म्यू एस इंटू आई इक्वल टू म्यू पी इंटू R1। ठीक, दूसरा इक्वेशन लिखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा इक्वेशन यहां के लिखें, यहां के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे म्यू प्रिज्म ऑफ R2 बराबर म्यू सराउंडिंग ऑफ साइन ई को सीधा ई लिख देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और डेविएशन का जो हमारा जनरल फॉर्मूला आया था वो आया था I प्लस सी माइनस ई। I प्लस सी का वैल्यू लिखेंगे तो यहां से निकालो I और यहां से निकालो E, तो I का जो वैल्यू आया है, I का वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है म्यू पी R1 अपॉन म्यू सराउंडिंग, प्लस E का वैल्यू आ रहा है म्यू पी R2 अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस E। म्यू पी अपॉन म्यू सराउंडिंग को अगर हम बाहर निकालें तो R1 प्लस R2 ए के बराबर आ जाएगा, तो ये आया म्यू पी अपॉन म्यू एस इंटू ए माइनस ई। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो जो मेरा डेविएशन का वैल्यू आया डेल्टा, डेल्टा जो वैल्यू आया डेविएशन का वो आया म्यू पी अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू ई। मतलब स्मॉल एंगल्स के लिए, स्मॉल एंगल्स के लिए जो आपके डेविएशन का वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो थिन प्रिज्म का डेविएशन हमेशा याद रखिएगा म्यू पी अपॉन म्यू एस, जिसको हम म्यू रिलेटिव भी कह सकते हैं, म्यू पी अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू ए, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक, अब आप इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन इस तरह से है, आप इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें आप इसको। क्वेश्चन इस तरह से है कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू प्रिज्म दैट इज 6/5 और बाहर है एयर। आपको ये बताना है कि जब रे का डेविएशन मिनिमम होगा उस समय पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन, उस मिनिमम डेविएशन का वैल्यू क्या आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये जब रे आकर यहाँ इंसिडेंट होगी तो ये जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, इस आई का वैल्यू क्या होगा फॉर मिनिमम डेविएशन। फॉर मिनिमम डेविएशन। उसके बाद आता है
उसके बाद आता है सेकंड, आपको उस डेल्टा मिनिमम का वैल्यू क्या होगा ये भी बताना है। उस डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी वो भी आपको बतानी है, कितनी आएगी। ठीक है, अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं, अच्छे से ध्यान से देखना। आप एक चीज जानते हैं कि जब डेविएशन मिनिमम होता है R1 R2 दोनों बराबर होते हैं और R1 R2 दोनों की वैल्यू a/2 के बराबर होती है, a 60 डिग्री दिया है तो a/2 होगा आपका 30 डिग्री। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन जब हमारी रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई और रे प्रिज्म के अंदर गई तो ये एंगल होने वाला है 30 डिग्री और ये एंगल कितना है हमें नहीं पता, इस एंगल को मैं x मान लेता हूँ और ये x मुझे कैलकुलेट करना है। मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन लिखा जाएगा 1 sin x दैट इक्वल टू म्यू sin 30। तो यहां से sin x का जो वैल्यू आ गया वो आएगा 3/5, इसका मतलब x आ गया आपका 37 डिग्री। x 37 डिग्री आ गया, मतलब ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पर जो डेविएशन का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। अब आगे बात करते हैं, उन्होंने पूछा है कि मिनिमम डेविएशन का वैल्यू क्या होगा। तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू जो हम निकालेंगे तो हम जानते हैं आई और ई इस समय पर बराबर होते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू आई और ई दोनों ही 37 डिग्री होंगे, 37 डिग्री माइनस ए का वैल्यू कितना है अपना 60 डिग्री, तो ए को लिख दीजिए 60 डिग्री। तो जो हमारा डेविएशन का वैल्यू आया वो आया 14 डिग्री, मतलब जो मिनिमम डेविएशन का वैल्यू आया वो कितना आया 14 डिग्री आया। अब देखो इस सवाल को आप अब देखिए जो एक फॉर्मूला मैंने बोला था आपको याद करने के लिए कि म्यू पी अपॉन म्यू सराउंडिंग दैट इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। किसी दिमाग में ये भी क्लिक कर सकता है, तो देखिए इससे कैसे होगा उसके लिए भी समझा देते हैं। तो म्यू पी अपॉन म्यू एस कितना आएगा अपना 6/5, क्योंकि म्यू सराउंडिंग तो एयर है, और साइन a/2 को इधर ले आइए, साइन 60 डिग्री बाई 2 दैट इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2। ठीक, अब मुझे बताइए साइन ये आएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 3/5 डिग्री। ठीक, अब आप जानते हैं कि ये आपका साइन ये जो आपकी वैल्यू है इसको आप साइन 37 डिग्री लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इक्वल टू साइन 37 डिग्री। तो आपके पास क्या आ गया, डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 किसके बराबर होगा 37 डिग्री के, और यहाँ से भी आप डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आया 14 डिग्री। तो देखिए कैसे आदमी कैलकुलेट करेगा, तो जैसे आपके दिमाग में आइडिया क्लिक करेगा उस हिसाब से आप डेल्टा मिनिमम की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, लिख लें सभी लोग। लिख लिया। एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो बेटा एक थिन प्रिज्म है, एक थिन प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 3/2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 3/2, और ये अपेक्स एंगल है ये है 4 डिग्री, और एक लाइट बीम यहां से आती है इस तरह से। तो आपको बताना है इस लाइट बीम में डेविएशन कितना होगा, तो इसका आंसर है, सुन लें। आप जानते हैं कि डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू पी अपॉन म्यू एस माइनस 1 इंटू ए फॉर द थिन प्रिज्म। तो म्यू पी अपॉन म्यू एस ये आ गया 3/2, क्योंकि बाहर एयर है कुछ नहीं बोला गया, तो और ए का वैल्यू है 4 डिग्री, तो ये आया सॉल्व करने पर 3/2 माइनस 1 दैट इज 2 डिग्री। तो डेविएशन का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, 2 डिग्री आया। अब देखो इस प्रिज्म में, इस थिन प्रिज्म को मैं एक कॉन्वेक्स मिरर के साथ मिक्स करके एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं, देखिएगा। मैं खुद सॉल्व करूंगा, आप समझें बात को। आप ये सोचो कि मान लो ये कॉनकेव मिरर है आपके पास, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, और इसका कुछ फोकल लेंथ दे दीजिए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो आपका मन करे, और यहां से एक लाइट बीम आ रही है इस तरह से, एक लाइट बीम आ रही है, पैरेलल है आपस में। तो अगर ये लाइट बीम सीधे चलती जाएगी तो ये कहाँ कट करेगी, जाके फोकस पर कट करेगी, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। ठीक, तो मैं थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ये रेज आपस में भी पैरेलल हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं। अब मैंने क्या किया, इसके रास्ते में एक थिन प्रिज्म रख दिया,
यही वाला थिन प्रिज्म रख दिया जिसका अपेक्स एंगल कितना है 4 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2 और बाहर कौन है एयर। तो होगा क्या, जब ये रे इस प्रिज्म से निकलेंगी तो ये रे में डेविएशन आया होगा और सभी रे में जो डेविएशन आया होगा वो कितना डेविएशन आया होगा 2 डिग्री आया होगा। इसका मतलब जब ये रे इस मिरर के पास जाएंगी, जब ये रे इस मिरर के पास जाएंगी तो ये आपस में तो पैरेलल होंगी लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी। इनमें डेविएशन आ चुका होगा, इनमें कितना डेविएशन आ चुका होगा बेटा 2 डिग्री का। इन रे में जो डेविएशन आ चुका होगा वो कितने का आ चुका होगा डेविएशन 2 डिग्री का डेविएशन आ चुका होगा। और आप जानते हैं कि जब रे आपस में पैरेलल होती हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, वो रे कहां कट करती हैं, फोकल प्लेन में कट करती हैं। तो ये सभी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये फोकल प्लेन है, तो ये सभी रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकल प्लेन में कट करेंगी। कहां पे, यहां कट करेंगी इस तरह से, इस तरह से कट करेंगे। और ये एंगल कितना था आपका 2 डिग्री था। क्यों 2 डिग्री था, क्योंकि रेस सीधे जा रही थी, रेस सीधे जा रही थी, इनमें डेविएशन आया, डेविएशन आया, कितना डेविएशन आया 2 डिग्री। प्रिज्म ने कितना डेविएशन दिया 2 डिग्री, तो रेस सीधे जा रही थी, डेविएट होंगी 2 डिग्री से। तो इनका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो कितना है 2 डिग्री। तो ये एंगल भी तो हॉरिजॉन्टल से ही है 2 डिग्री। तो ये रे यहाँ जाकर कट करेंगी और इस डिस्टेंस की अगर हमसे वैल्यू पूछा जाए कि ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस में लिख के दिखा देता हूँ, मॉड एफ इंटू थीटा, और थीटा कितना होगा 2/180 इंटू पाई, इतना डिस्टेंस आएगा आपका। तो कितना आया मॉड ऑफ एफ, मॉड ऑफ एफ आ गया आपका वो डिस्टेंस जो है आपका, ये डिस्टेंस जो आ गया आपका वो आ गया π/90। इतना अगर एफ को मीटर में पुट करेंगे तो मीटर में, सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो सेंटीमीटर में। ठीक, तो चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक आप इस चीज को समझिए और अगर कोई डाउट होता है तो पूछिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।